हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि आज यानी 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसके आंसर की चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पेपर कैसा था और इसकी जो आंसर की है वो क्या रहने वाली है। तो जो भी मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ ये रिसर्च के आधार पे है, मतलब ऐसे नहीं कि हवाबाजी कर रहा हूँ। तो जो भी आंसर मैं यहाँ दूंगा रिसर्च के आधार पे दूंगा, और आपका कोई भी डाउट रहे तो आप, या फिर आपको लगे कि इसका आंसर ये नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल आंसर की एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी कमीशन की ओर से, मैं यहाँ से गारंटीड कहता हूँ कि 4-5 क्वेश्चन तो वहां भी चैलेंज करने के लिए आपको मिल जाएंगे। और आप चैलेंज तभी कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि एक्चुअल में करेक्ट आंसर की करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि डाउटफुल हो, वो मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है, उचित माध्यम से नियम प्रत्यक्षता संबंधित है। उचित माध्यम, देखिए उचित माध्यम ये कहां पे, पद सोपान में जहां पे हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब आप जो भी डिसीजन लेते हैं उचित माध्यम से लेते हैं। ऊपर वाला अगर डिसीजन लेता है तो ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा। दैट्स मीन वहां पे क्या होगा, उचित माध्यम का फॉलो वहां पे किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीधा जो मजदूर है वो मैनेजर के पास जाएगा, मजदूर जो रिपोर्ट करता है अपने सुपरवाइजर को करेगा। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एवी ग्रैक्यूनाज का फॉर्मूला किससे संबंधित है। दोस्तों, एवी ग्रैक्यूनाज ने जो सिद्धांत दिया है वो आपने पढ़ा भी होगा डेफिनेटली। इन्होंने स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपना विचार दिया है, ध्यान के विस्तार। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक सुपरवाइजर के अंतर्गत, एक सुपरवाइजर के नीचे कितने वर्कर काम कर सकते हैं, कितने व्यक्तियों का ध्यान रख सकता है एक सुपरवाइजर। तो एवी ग्रैक्यूनाज ने यह फॉर्मूला दिया है। तो साथ ही साथ दूसरे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप वापिस आने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, हम संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता लेते हैं, 5 जो मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद के, उनकी अनुमति या फिर उनकी सहमति लेना जरूरी है। उनकी सहमति के बाद हम क्या है, जनरल असेंबली की सहमति लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी साथ ही साथ देख लेते हैं, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं के विषय में क्या सही है। यानी आप राज्यपाल बनना चाहते हैं या फिर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके लिए क्या अर्हताएं रखी गई है, योग्यताएं रखी गई है। देखिए, सबसे पहला एक बिल्कुल सही है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे ऑप्शन एक है ही नहीं, यानी भारत का नागरिक, यहां पे भी ऑप्शन एक है ही नहीं। दैट्स मीन ये तो ऑटोमेटिकली हमारे यहां पे कट हो गए, बी और सी तो हो ही नहीं सकते हैं। अब एक यहां पे है हमारे पास, एक यहां पे है, लेकिन हम लोगों को यह भी पता है कि ऑप्शन मतलब वो 35 साल होना चाहिए। दैट्स मीन इसका सिंपली आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे गलत है। इसके आंसर की जो आएगी, आई होप वो रिवाइज होके आएगी। इसके 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसके सही है। कैसे, देखिए थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, ये चारों जो कंट्री है ये आसियान के अंदर है। और हम देखते हैं थाईलैंड भी है, तो थाईलैंड यहां पे भी है, सिंगापुर भी है, इंडोनेशिया भी है और म्यांमार भी है। तो दैट्स मीन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए एंड सी होगा। ये क्वेश्चन ही यहां पे गलत हो जाता है। ओके, सॉरी, साथ ही साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसके साथ है, यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, तो सदन के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। देखिए, ये प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं कुछ, उस नियम के अनुसार, यानी जो आपकी विधानसभा होती है, विधानसभा के नियम के अनुसार, प्रोसीजर के अनुसार एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है। यानी ऑप्शन सी, एक सदस्य जो सदन की प्रक्रिया के नियमों के द्वारा अवधारित किया जाए। यानी चुनेंगे तो विधानसभा के लोग, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं चुनेंगे,
जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रक्रिया है सदन की, दैट्स मीन ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या करता है? विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है? विधायी शक्ति जहां पे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो विधायी शक्ति आर्टिकल 213 के तहत क्या है? ये है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है कोई भी राज्यपाल, ठीक है। अनुमति देना, सत्रावासन करना या फिर विघटन करना, ये नहीं आता इसमें, दैट्स मीन ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रजानायक धनिक तंत्र का विचार दिया? प्रजानायक यानी प्रजा भी वहां पे होगी और वहां पे ओलिगार्की भी होगी, ये दिया था सी राइट्स मिल ने। पावर एलिट की इन्होंने बात की थी। पावर एलिट की बात इन्होंने क्या की थी? हालांकि वहां पे लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, जो आपके एलिट होंगे वो किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन वो शक्ति में रहेंगे, और इन्होंने ये अमेरिका के ऊपर स्टडी की थी। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत के जो न्यायाधीश है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है केवल और केवल संसद के द्वारा। इसमें कटौती नहीं की जा सकती, ये भी इंपॉर्टेंट है। घटाए नहीं जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। बढ़ा कौन सकता है? संसद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण कार्य है? नेशनल इंटरेस्ट का महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है? अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करना। देखिए यहां पे नेशनल इंटरेस्ट की बात की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाना चाहते हैं, ये हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट है, और प्राइमरी इंटरेस्ट ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से होते हैं? प्राइमरी इंटरेस्ट। तो प्राइमरी इंटरेस्ट हमारा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाए रखना या फिर बढ़ाना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH5 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल विवाह की व्यापकता NFSH4 के 32% से घटकर कितनी हो गई है? अब देखिए, जो मैं इंटरनेट सोर्सेज आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली मैं यहां पे आपको एमपी के बारे में नहीं बताने वाला हूं। एमपी के जो 6-8 क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद अगर देखेंगे, क्योंकि आप इसके टच में हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। इंटरनेट सोर्सेज में 23% मुझे इसका कंक्लूजन मिला। तो एमपी के क्वेश्चन के लिए आप प्लीज, आप क्योंकि एमपी से हैं, आप लोग आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सॉफ्ट पावर की प्राथमिक परिभाषा क्या है? 2 प्रकार की पावर होती है। एक प्रकार की होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर जहां पे हम फोर्स यूज करते हैं, जहां पे हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। सॉफ्ट पावर में फोर्स हम यूज नहीं करेंगे। तो पहले देखिए, यहां पे बल उपयोग की बात हो रही है। अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करेंगे, तो ये तो हार्ड पावर है, ये तो नहीं हो सकता। अन्य देशों को मजबूर करने की बजाय, यानी उनको डोमिनेट करने की बजाय आकर्षित करने और सहयोजित करने की क्षमता, यानी हम उन्हें क्या है, आइडियोलॉजिकली, या फिर आइडियोलॉजिकली भी बेसिकली सॉफ्ट पावर होती है, या फिर उन्हें हम आकर्षित करते हैं। राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, तो आर्थिक प्रतिबंध भी यहां पे क्या आ गया? आर्थिक प्रतिबंध भी यहां पे डोमिनेंस होता है, बल होता है। सी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को निम्नलिखित में से किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो इंडियन पॉलिटी के आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया में हटाए जा रहे हैं, इवन हिमाचल में भी हटाए जा रहे हैं। अगर सरपंच के खिलाफ वित्तीय गबन की रिपोर्ट आती है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो बहुमत से कोई अविश्वास का कोई आपके पंचायती राज एक्ट में ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि वहां पे उसे बहुमत साबित करना पड़ेगा, ठीक है। अविश्वास तो नहीं है। हाँ, पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर सरपंच को हटाया जा सकता है। सरपंच के खिलाफ आपराधिक आरोप अगर कोई तय किया जाता है, या तय करना नहीं होगा, देखिए तय कौन करेगा, अगर वो प्रूव हो जाता है तब होता है, तो डी तो नहीं होगा। दैट्स मीन इसका मैक्सिमम जो पॉसिबल लग रहा है मुझे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम हिमाचल में भी देख रहे हैं।
अब ये सीहोर जिले के बारे में है, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, अपने जीके अगर पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अध्याय का संबंध युद्ध नीति से है? देखिए छठा अध्याय तो नहीं है, छठे अध्याय में तो मंडल सिद्धांत की बात की गई है। 10वां अध्याय एग्जैक्टली 10th चैप्टर जो है उसमें युद्ध नीति की बात की गई है कि किस तरीके से राजा अपने युद्ध की तैयारी करता है और दूसरे जो शत्रु देश है उसे कंट्रोल करता है। भारत में ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? एल.एम. सिंघवी को माना जाता है पहले जिन्होंने लोकपाल की संस्था की बात की थी, एल.एम. सिंघवी। निम्नलिखित में से शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में कौन से सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? कौन से सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? देखिए यहां पे दो प्रकार के राज्य की बात होती है, राज्य के स्वरूप के बारे में कि यहां पे दो प्रकार का, देखिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात भी होती है और देवीय सिद्धांत की भी बात होती है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? लोगों ने, क्योंकि वहां पे मत्स्य न्याय था, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो लोगों ने क्या किया, आपस में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया और राजा बनाया और राजा भगवान का दूत था। ठीक है, तो दो तो है यहां पे। और ये ऑर्गेनिक थ्योरी की भी बात करता है, सावयवी सिद्धांत या अवयवी स्वरूप की बात करते हैं। ऑर्गेनिक यानी राज्य एक शरीर की भांति होगा, ऑप्शन सी सही है। शक्ति या बल सिद्धांत की बात इन्होंने नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? तो इंडिया जो चाबहार बंदरगाह ईरान में ये स्थापित कर रहा है और ईरान में ये चाबहार जो बंदरगाह बन रहा है इससे क्या फायदा हो रहा है इंडिया को? इंडिया को अभी क्या है, पाकिस्तान एक बीच में हमारे एक देश पड़ता है, हमारा शत्रु पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं, चाबहार बंदरगाह के द्वारा भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा। हम सीधे इस चाबहार पोर्ट के द्वारा डायरेक्ट हम मध्य एशिया तक पहुंच पाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन का अभिकर्ता नहीं है पूछा गया है। देखिए राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, धार्मिक संस्थान, हित समूह, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती है, लेकिन सेना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं करती है। दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत में अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकृति कब दे दी गई थी? अब देखिए जब हम देखते हैं कोठारी समिति बनी थी सिविल सेवाओं के लिए, 1976 में उन्होंने सिफारिश दी और ये 79 में लागू हुई। तो हालांकि ये इंटरनेट सोर्स है, इंटरनेट सोर्स से मुझे ये पता लगा है। एग्जैक्टली अगर आपको लगता है कि कोई इसका दूसरा आंसर है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप एक बार कंफर्म कर लें, लेकिन मुझे एक्चुअल में 79 ही लग रहा है। यह किसने कहा कि मुख्य कार्यपालिका एक समस्या निवारक पर्यवेक्षक तथा भविष्य के कार्यक्रमों का प्रोत्साहक होता है? तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में यह किताब चेस्टर आई बर्नार्ड ने लिखी है और यहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव की बात की है। ऑप्शन सी चेस्टर आई बर्नार्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। किस देश में ओम्बुड्समैन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है? तो ये स्वीडन में है। स्वीडन में जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं या फिर जस्टिस होते हैं उनके ऊपर भी, जजेस जो होते हैं उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। ऑप्शन बी। साफ्टा कब अस्तित्व में आया? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 जनवरी 2006 में ये अस्तित्व में आया था। यहां पे मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इसको आप अपने हिसाब से देख लें, आपके स्टेट के हिसाब से। और कुल मक्का उत्पादन मध्य प्रदेश में कितना होता है? इंटरनेट सोर्सेज के हिसाब से 12% है। एग्जैक्टली आप बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के ही क्वेश्चन के एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊपर रिसर्च मैं नहीं कर पाया हूं इतने कम समय में।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? तो एंटी डिफेक्शन एक्ट 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 29, स्थानीय ग्रामीण शासन के स्वरूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में क्रमानुसार अपनाई गई? देखिए, सबसे पहले राजस्थान के नागौर में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे अपनाया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सत्ता नैतिक रूप से तभी वैध होती है जब इसकी स्थापना लोगों की सहमति पर की जाती है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? और ये क्वेश्चन यहां पे दो तलवारों के सिद्धांत से आया है। अब देखिए, गैलीसियस जो थे, इन्होंने दो तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑगस्टाइन ने इसे आगे बढ़ाया, एक्विनास ने इसे वेरीफाई किया, लेकिन जो मार्सिला डी पैडुआ थे या फिर मार्सिलियस थे, ये पहले ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने राज्य की सत्ता की बात की, लोगों की सहमति की बात की। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विभाग का गठन सर्वप्रथम 1919 में अलग शैक्षणिक विषय के रूप में किया गया था? तो वेल्स विश्वविद्यालय 1919 में इसे फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। वुड्रो विल्सन चेयर भी इसे कहा जाता है। वेल्स में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य और रीवा राज्य। दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना शीत युद्ध काल के दौरान सबसे पहले घटित हुई? तो देखिए, सबसे पहले बर्लिन एयरलिफ्ट होता है 1948 में। कोरिया युद्ध 1950 से ये शुरू होता है। वियतनाम 1954 से शुरू होता है। क्यूबा मिसाइल संकट 1961-62 में ये होता है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है? राज्य विधानसभा लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, सार्वजनिक स्वास्थ्य। लेकिन अफीम की खेती के ऊपर यह कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि अफीम की खेती बेसिकली नार्कोटिक्स आपने सुना होगा। ये जो आपका नशीले पदार्थ से रिलेटेड जो कानून है, उसके ऊपर जो प्रतिबंध है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, यही इसके ऊपर कानून बनाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3 अफीम की खेती पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, मई 2024 तक मध्य प्रदेश में सभी शहरी स्थानीय निकायों की संख्या कितनी थी? तो एग्जैक्टली आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा और आपको पता होगा। रूसों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसों का मानना है कि आजादी का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है, और इसीलिए इन्होंने कहा था कि मनुष्य को जबरदस्ती भी स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दैट्स मीन ये बिल्कुल सही है। दूसरा, रूसों के लिए आजादी व्यक्ति द्वारा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता है। बिल्कुल सही। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों ही यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 39, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की बहस के 4 आयाम कौन से हैं? उदारवाद, लिबरलिज्म, ओपननेस, राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और डी भी यहां पे लग रहा है, सीमा रहित व्यापार, यानी किसी भी प्रकार का मतलब आपके ऊपर सीमा के ऊपर कोई आपके टैक्स नहीं लिया जाए। पूंजीवाद, नव उदारवाद, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहां से दिख रहा है और सीमा रहित व्यापार यहां पे दिख रहा है। सीमा रहित व्यापार यहां पे खुलापन में ये आ गया यहां पे, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हालांकि यहां पे नहीं है दैट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये सभी को पता है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वोट करना। बाकी तीनों है। वैज्ञानिक टेम्परामेंट, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाएंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और संविधान का पालन करेंगे। ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 40, किस पश्चिमी विचारक ने साक्षरता, पोषण, जन्म और मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी के स्तर, निश्चित पूंजी निर्माण दरों व उत्पादकता के सूचकांक के लिए गैप अप्रोच का प्रयोग किया? तो गैप अप्रोच बेसिकली ये जब हम देखते हैं ये डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ जुड़ी हुई है। तो रॉल प्रेबिश यहां पे लग रहा है कि रॉल प्रेबिश इसके करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहां पे डिपेंडेंसी के साथ वॉलरस्टीन, एजी फ्रैंक, कार्डोसो ये सारे ही है, लेकिन ए इसका मुझे एक्यूरेट लग रहा है। आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ए इसका सही आंसर हो सकता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई थी और 1935 के द्वारा इसे खत्म किया गया था। 35 तो नहीं होगा, 47 में तो आजादी ही हमें मिल गई और ये इसका नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, हर्बर्ट ए साइमन ने डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं बताया है? कौन सा चरण नहीं बताया है? इन्होंने डिसीजन मेकिंग को एक इंटेलिजेंस प्रोसेस बताया, इन्होंने डिजाइन की बात की, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपकी डिसीजन आप ले रहे हैं, वहां पे डिजाइन की जरूरत है। सिलेक्शन प्रोसेस की इन्होंने बात की, लेकिन इन्होंने रिसर्च प्रोसेस की बात नहीं की है। दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, जिनमें उन विचारों का संवहन ठीक पुनरावृत्त की जाती है जो प्रतिपुष्टि से सुदृढ़ होते हैं और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को उत्प्रेरित करते हैं। यह कथन किसका है? और एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये टेरी से रिलेटेड मुझे लग रहा है। ऑप्शन बी इसका सही हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं कह देता हूं। साथ ही साथ गलत सूचना देने से बेटर है कि आप उन्हें बता दें। ये मध्य प्रदेश अधिनियम का है, तो इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। हलाली परियोजना का नाम क्या है? हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर विदिशा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा रिजर्वियर है, पानी का डैम है ये। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृति बनानास, बीचेस एंड वेसिस मेकिंग मैनिफेस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक है? तो ये सिंथिया एनोल की किताब है। 44 मध्य प्रदेश। 47, मॉर्गेनथाउ की राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा निम्नलिखित पर किस पर बल देती है? मॉर्गेनथाउ ने जो पॉलिटिकल रियलिज्म की बात की है, इन्होंने कहा मानव स्वभाव में निहित राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियम। तो इन्होंने 6 प्रकार के प्रिंसिपल बताए, 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, और पहला ही इनका जो आधार है यही है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति मानव स्वभाव के ऊपर केंद्रित है। अगर मानव स्वभाव अच्छा है तो राजनीति अच्छी होगी, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं मानव स्वभाव लड़ाकू है, इसलिए युद्ध होकर रहेगी। कौन सी विचारधारा मजबूत राज्य नियंत्रण यानी स्टेट का कंट्रोल मजबूत होगा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विरोध करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फांसीवाद। फांसीवाद क्या है? ये लोकतंत्र का विरोध करती है और स्टेट को कंट्रोल देने की बात करती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसके अधिक होने पर व्यवस्था पर अतिभार उत्पन्न हो जाता है? यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम में अतिभार, ओवरलोड कहां से आता है? ओवरलोड आता है मांगों से। अगर मांगे ज्यादा बढ़ जाती है किसी सिस्टम में, एक आदमी भी मांग कर रहा है, दूसरा भी मांग कर रहा है, 100 प्रकार की मांगे आ रही है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी नहीं है, दैट्स मीन ऑप्शन ए, आपकी मांगे अगर ज्यादा बढ़ेगी तो लोड बढ़ेगा किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। द्वारपाल यहां पे दिया गया है। द्वारपाल किस लिए दिया गया था? ये डेविड स्टन ने द्वारपाल की बात क्यों कही थी? ताकि मांगे कम से कम आ पाए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत को न केवल हिंदू मुहावरों वाक्य पद्धति के संदर्भ में परिभाषित किया, बल्कि शब्दों को भी समानार्थी माना? यानी हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान,
इसका करेक्ट आंसर है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने क्या कहा था, हिंदू क्या है, सिंधु से आर रहने वाले लोग, और हिंदू वो है जो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रकट कार्यों और अप्रकट कार्यों में भेद किया? ये क्या था, रॉबर्ट के मर्टन ने। ये एक सोशलिस्ट थे। प्रकट और अप्रकट कार्य। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्र का प्रकाशन किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1927 में इन्होंने प्रारंभ किया था, मार्च के आसपास 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका का। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन इन्होंने कब किया था? 1924 में किया था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 1927 करेक्ट आंसर है। पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की किस धारा के अंतर्गत सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्यों के लिए शुल्क पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है? धारा 21 के तहत यह कहा गया था कि कौन लोक सेवक होगा। तो डेफिनेशन कहां थी? आर्टिकल 21 में लोक सेवक की। क्वेश्चन नंबर 54, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए जनवरी 1997 में एक कार्यदल का गठन किया था? ये थे एच.डी. शोरी। एच.डी. शोरी की अध्यक्षता में यह किया गया था और आगे चल के सूचना का अधिकार हमें मिलता है, सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित एच.डी. शोरी। 1950 में वित्तीय मामलों की किस समिति का निर्माण किया गया था? तो वित्तीय मामलों की प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था 1950 में। निम्नलिखित में से कौन अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल इसके साथ जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये एंजल्स की किताब है, ना कि जैसमिल की। जैसमिल ने अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन और यूटिलिटेरियनिज्म किताबें लिखी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का समानार्थी है? सिद्धांत का समानार्थी कौन सा यहां पे? और ये बेसिकली यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरी का समानार्थी क्या है सिद्धांत का? इसका समानार्थी है एक मुमकिन या वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य सामान्य नियम, जो पॉसिबल है और वैज्ञानिक आधार पे जो क्या है स्वीकारा गया है, या प्रगटन की व्याख्या करने हेतु नियमों का समूह, या फिर किसी फिनोमिनन को जो बताता है वो बेसिकली क्या है, सिद्धांत का समानार्थी है। सिद्धांत का समानार्थी एक फिनोमिनन को जो साइंटिफिक तरीके से बता पाए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना के आत्मज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है? ये जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल यानी GWF हीगल ने कहा था। और हीगल ने कहा था कि जब अंतिम रूप से हमारे पास राज्य आ जाता है, वो ईश्वर का अवतार है पृथ्वी पर, और अंतिम की ओर बढ़ने का मतलब यहां पे, इससे फ्रांसिस फुकुयामा प्रोत्साहित हुए इनके इस वाक्य से, और उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री किताब लिखी थी और विचार दिया था। निम्नलिखित में से किसने बताया कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी कि वो किस क्लास में आएंगे? प्रोडक्टिव में जाना चाहे तो जा सकते हैं, वो दार्शनिक में जा सकते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जो कि एक अविभाज्य मानव अधिकार था। ये आइजिया बर्लिन का आलोचना है। अब देखिए आलोचक यहां पे देखते हैं, आइजिया बर्लिन है, कार्ल पॉपर है, तो कार्ल पॉपर यहां पे नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेख हिस्टोरिकल इनएबिटिबिलिटी 1954 में कार्ल मार्क्स के इतिहासवाद की आलोचना की? अब देखिए इतिहासवाद की आलोचना की नहीं की, अगर आपको यह भी पता होता कि यह किताब किसकी है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, आइजिया बर्लिन। निम्नलिखित में से किस अभिविन्यास का उल्लेख गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा ने अपने पॉलिटिकल कल्चर की संकल्पना में नहीं किया है? नहीं किया है वो आपको बताना है। देखिए इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर की 3 ओरिएंटेशन बताई थी।
इन्होंने कॉग्निटिव भाववाचक की इन्होंने बात की थी, वैल्यू से रिलेटेड इन्होंने बात की थी, मूल्य परक की, इन्होंने कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक की बात की थी, लेकिन इन्होंने तथ्य परक अभिविन्यास की बात नहीं की है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। जॉन रॉल्स के अनुसार स्वयं सिद्ध आधार वाक्यों और सिद्धांतों पर शर्तों को थोपने से न्याय की संकल्पना का निगमन नहीं हो सकता, कि अगर आप जबरदस्ती किसी के ऊपर शर्तों को सौंपते हैं तो उससे न्याय नहीं हो सकता है। इसकी जगह इसका सही साबित होना बहुत सारे विचारों के आपसी समर्थन का मसला है, यानी सभी लोगों को आपस में मिलना पड़ेगा। इन्होंने क्या है, उस टाइम आप देखते हैं, उस टाइम एक थी समानता की संकल्पना जो कि कम्युनिज्म था, एक तरफ थी स्वतंत्रता की संकल्पना जो कि पूंजीवाद था या उदारवाद था। ये दोनों अति की ओर जा रहे थे। इन दोनों में इन्होंने संतुलन स्थापित करने की कोशिश की, समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। यानी अगर आप ये सोच रहे कि हमने समानता एकदम से लानी है, स्वतंत्रता, वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स मीन ये सुचिंतित संतुलन है। इन्होंने संतुलन स्थापित किया दो अलग अलग विचारों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह है आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, और आर्टिकल 38 के अंदर 38(1) के अंदर कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। किसने कहा था कि शक्ति वो है जिसमें राज्य अपनी नीतियों से अधिक अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित करता है, यानी दूसरों को कंट्रोल करने से रिलेटेड है शक्ति। हैंस जे मोर्गेंथु ने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 66, 1980 के दशक के प्रारंभ में ब्रांट आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की थी? ब्रांट आयोग ने उन्नत देशों द्वारा अपने सतत विकास के लिए राष्ट्रीय आय का 2% आवंटित करने की बात की थी। उत्तर और दक्षिण के बीच विस्तृत वार्ता संयुक्त राष्ट्र ढांचे के बाहर होनी चाहिए। अमीर देशों से गरीब देशों को उनके सतत विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए। देखिए एग्जैक्टली मैं ये बोल सकता हूं सी तो इसका है, सी तो इसका है, और यहां ऑप्शन ए से भी लग रहा है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। सी तो इसका एग्जैक्टली मैं 100% बोल सकता हूं, लेकिन ए भी मुझे लग रहा है, उस आधार पे मैं इसका करेक्ट आंसर यहां पे बता रहा हूं, डी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद के सिद्धांत के प्रणेता है? तो ये केनेथ वॉल्ट्स है, ये सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, हाँ इधर से देख लेते हैं। भारत में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग ने कब से स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो लेखा विभाग की जो स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। 2 साल बाद ये सही ढंग से कार्य करना इसने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार किसे माना जाता है? भारत में जो बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार होता है वो होता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री बजट को पेश करता है। बजट जब बनाया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, वहां पे भी उसका हेड वही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए नहीं है, वित्त मंत्रालय नहीं है, वित्त मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 68, परमाणु निशस्त्रीकरण संधियों के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो परमाणु इसके लिए AIA बना है, एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अभिकरण। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो ये 3 सदस्यीय एक आयोग था। फजल अली कमीशन इसे कहा जाता है। हृदयनाथ कुंजरू और पणियक्कर 2 अन्य सदस्य थे। तो ऑप्शन सी सही है, ये इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने और अन्य प्रयोजन के लिए किसे लेख जारी करने की शक्ति है? मौलिक अधिकारों के लिए देखिए, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। दैट्स मीन ऑप्शन सी इसका सही होगा।
1 और 2 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 75, समानता शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो समानता इक्वालिटी किताब लिखी है आर.एस. टोनी ने और ये ब्रिटेन के दार्शनिक हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थायन यानी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से जोड़ता है? इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो मुझे पता है, जितना हमने पढ़ा है, एसपी हंटिंगटन इसका करेक्ट आंसर है। तो इनमें से मुझे कोई भी सही नहीं लग रहा है। एसपी हंटिंगटन ने ये बात की है, उसके बाद किसने बात की आई डोंट नो, तो मुझे इसमें से कोई भी नहीं लग रहा है। एसपी हंटिंगटन एग्जैक्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें से ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसको आप एक बार वेरीफाई कर लें। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन या पहुंच। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी जो राज्य की विचारधाराएं हैं वो समाज तक पहुंच पाए और वहां पे मॉडर्नाइजेशन हो। शक्ति केंद्रण के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी शक्ति यहां पे एक जगह पे केंद्रित हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए। बृहत व व्यापक आधार वाली नौकरशाही। तो नौकरशाही बिल्कुल ये मॉडर्नाइजेशन का ही एक हम सिद्धांत देखते हैं। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 3। बट यहां पे शक्ति क्या आधुनिकीकरण के कारण सेंट्रलाइज हो जाती है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि डिसेंट्रलाइजेशन होगी मॉडर्नाइजेशन में या सेंट्रलाइज होगी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में जो बात की जाती है वो डिसेंट्रलाइजेशन की जाती है शायद। तो मुझे यहाँ पे देखिए डाउट है दोनों में, या तो इसका सी है या इसका डी है। सी तो है ही है, क्या इसका ऑप्शन 2 भी सही होगा? वो डाउटफुल है क्योंकि 1 और 3 तो है सही। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी या डी, इसको आप पे मैं छोड़ता हूं। अगला क्वेश्चन 75 हम देख चुके हैं। इक्वालिटी के साथ कौन जुड़े हैं? आर.एच. टोनी। तो ये दोस्तों हमारा एक पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंदर हमने 75 क्वेश्चंस को एनालिसिस किया। अगला पार्ट जल्दी ही हमारा आएगा, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला पार्ट आपको जल्दी से जल्दी जैसे ही अपलोड होता है वैसे ही मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।